Good morning to all of you. Today we read in economics the features of Indian economy on the eve of independence. इसके पहले आप लोगों को ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस बहुत सारी चीज़ें जैसे पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल वगैरह भी बताया गया है। आज हम लोग इंडियन इकोनॉमी की जो विशेषताएं थी स्वतंत्रता के पहले उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो सबसे पहली विशेषता जो थी ये थी कॉलोनियल इकोनॉमी। सबसे पहली विशेषता थी कॉलोनियल इकोनॉमी। आप जैसा कि देख रहे हैं कॉलोनी आप पहले भी क्लास 10 में हिस्ट्री वगैरह में पढ़े हैं कि ब्रिटिश रूलर्स ने किस तरह हमारे देश को अपनी कॉलोनी बनाया था और इसका यूज़ अपने बेनिफिट के लिए किस प्रकार वो करते थे। तो सबसे पहला फीचर क्या है वो है कॉलोनियल इकोनॉमी। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस Indian economy was having the status of colonial economy. Here, the meaning of colonial economy is given. Colonial economy is one which is governed by foreign rulers and all economic policies and decisions are taken by the ruler country. यानी कॉलोनियल इकोनॉमी क्या है? वह इकोनॉमी है जो किसके द्वारा गवर्न होता है? विदेशी साम्राज्य के द्वारा, विदेशी लोगों के द्वारा, विदेशी शासकों के द्वारा। और जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होते हैं या इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो बनाई जाती है उससे रिलेटेड जो डिसीज़न लिया जाता है वो किसके द्वारा लिया जाता है? उस देश के जो रूलर हैं, जो शासक हैं, उनके द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट जो फीचर है आप देखिए कॉलोनियल में ही इंडियन इकोनॉमी वाज हैविंग अ स्टेटस ऑफ अ कॉलोनियल इकोनॉमी बिकॉज यहाँ पे है एक क्वेश्चन अराइज होता है कि इंडियन इकोनॉमी का जो स्टेटस है वो एज कॉलोनियल इकोनॉमी क्यों है? Why Indian economy having a status of colonial economy? So the reasons are in favor of this question. India was made an exporter of raw material and agriculture products to British industries. यानी इंडिया क्या करता था? ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करता था। इसलिए दूसरा प्रोडक्ट्स ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रीज वर सोल्ड इन इंडियन मार्केट। और हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल लेकर वो क्या करते थे? अपने यहाँ जिस भी फिनिश गुड्स को वो बनाते थे उसे वो एक्सपोर्ट करते थे हमारे देश में और ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ की जो प्रोडक्ट है वो इंडियन मार्केट में सेल की जाती थी। थर्ड है इंडियन रिसोर्सेज वेयर एक्सप्लॉयटेड विद फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। जो इंडियन जो रिसोर्सेज हैं डैट मीन्स हमारा जो रिसोर्स चाहे वो प्राइमरी सेक्टर का हो, सेकेंडरी हो या फिर टर्शरी सेक्टर का हो, तो तीनों सेक्टर से रिलेटेड जो रिसोर्सेज थे उनका एक्सप्लॉयटेशन जो है वो किससे होता था? फॉरेन कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट इंडिया में किया जाता था उसके द्वारा किया जाता था। यानी कि वे क्या करते थे कि हमारे देश से रॉ मटेरियल को जो ले जाने के लिए यानी जो खरीदते थे वे, तो उसके बदले क्या करते थे कि वो कम पैसा ही हमें देते थे और महंगी कीमत पर हमें सेल करते थे। इंडियन इकोनॉमी वाज एक्सप्लॉइटेड इन ब्रिटिश इंटरेस्ट एंड ड्रेनेज ऑफ इंडियन वेल्थ टू इंग्लैंड टुक प्लेस। यानी इंडियन इकोनॉमी जो था वो एक्सप्लॉइट हो रहा था ब्रिटिश रूलर्स के द्वारा और ब्रिटिश जो थे वो अपने इंटरेस्ट के कारण, अपने देश के इंटरेस्ट के कारण इसका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे और जिसके कारण जो इंडियन वेल्थ है, ड्रेन मीन्स होता है नाली, यानी कि जहाँ पे फ्लो ऑफ वाटर जो है वो होता है। डैट मीन्स इंडियन वेल्थ जो है वो कहाँ चला जा रहा था? वो इंग्लैंड चला जा रहा था। तो इस कारण ये जो इंडियन इकोनॉमी है वो कॉलोनियल इकोनॉमी के रूप में जाना जाता था। The next feature of Indian economy is semi-feudal economy.
सेमी फेडरल इकोनॉमी क्या है? इंडियन इकोनॉमी जो है वो सेमी फेडरल इकोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है। फेडरल इकोनॉमी का मतलब हुआ कि उसमें अंग्रेज़ों ने लगान वसूल करने के लिए जो ज़मींदार, महालवार या रैयतवार को जो उन्होंने अपॉइंट किया था, तो ये जो सिस्टम है उसे, और इसमें जो ऑनरशिप है लैंड का वो ज़मींदार को दिया गया था, तो इसी को सेमी फेडरल इकोनॉमी कहा गया है। तो इंडियन इकोनॉमी वाज अ सेमी फेडरल इकोनॉमी। इट वाज नाइदर फुली फेडरलिस्ट नॉट फुली कैपिटलिस्टिक इन नेचर बिकॉज, मतलब सेमी फेडरल इसलिए कहा गया है कि अगर मान लीजिए सिर्फ कॉलोनियल रूलर के द्वारा लगान ले लिया जाता और उसका जो लैंड का जो ऑनरशिप है उन्हीं के पास रहता, देन इट इज़ नोन एज फेडरल। लेकिन क्या था कि उन्होंने ज़मींदार, रैयत और महालवार को उन्होंने अपॉइंट किया था और जिसके थ्रू वो लगान जो है वो वसूल करते थे, एंड दैट्स वाई दिस इज़ नोन एज सेमी फेडरल इकोनॉमी। Federalism was prevailing in agriculture sector. Federal relation existed in the form of landlord-tenant relations in the agricultural sector. यहाँ क्या था कि फेडरलिज्म क्या है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लैंड है उसका जो ऑनरशिप है वो जिस व्यक्ति को जिस तरह से दिया जाता है तो उसे फेडरल इकोनॉमी कहा गया है। लेकिन ज़मींदारी सिस्टम में क्या है कि ये जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे वो 1793 में उन्होंने ज़मींदारी सिस्टम को शुरू किया था और उसने लैंड का ऑनरशिप जो था वो ज़मींदार को दे दिया था। गेव लैंड ऑनरशिप टू ज़मींदार्स एंड डिप्रीव्ड द इंडियन फार्मर्स फ्रॉम द लीगल राइट ऑफ इंग्लैंड। और इंडियन फार्मर्स जो थे, भारतीय किसान जो थे, उन्हें उनके अपनी कानूनी जो उनका हक था ज़मीन पे उनसे उन्हें वंचित उन्होंने कर रखा था। नेक्स्ट जो है, इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज हैविंग लार्ज इंडस्ट्रीज ऑफ कॉटन, जूट, iron, paper, etc. and these were converted into capitalist enterprises. Indian इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है जिनके पास उनके बहुत अधिक मात्रा में जो कल कारखाने थे, किससे रिलेटेड? कॉटन से रिलेटेड, जूट से रिलेटेड, आयरन, पेपर से रिलेटेड इत्यादि थे। अब वो क्या हो गया कि वो कन्वर्ट किस में हो गया? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। डैट मीन्स अब वहाँ से रॉ मटेरियल जाने लगा बाहर और बाहर से वो फिनिश्ड गुड्स हमारे यहाँ आने लगा। तो इससे क्या हुआ कि हमारे देश की जो अपनी इंडस्ट्रीज थी उसकी हालत ख़राब होने लगी। बिसाइड्स टी, कॉफ़ी एंड रबर फार्म्स वेर ऑल्सो हैविंग कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर। और इस तरह से जो कॉमर्शियल क्रॉप्स जैसे कि टी, कॉफ़ी, रबर इत्यादि थे उनका भी कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर जो है वो शुरू हो गया क्योंकि वे इसका कॉमर्शियल यूजेस अपने देश के लिए करने लगे। द थर्ड फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इज बैकवर्ड इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी वॉज अ पुअर एंड बैकवर्ड ऑन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी on the eve of independence. A backward economy is one in which per capita income is very low. यहाँ बैकवर्ड इकोनॉमी का जो डेफिनेशन है वो दिया हुआ है, यानी बैकवर्ड इकोनॉमी क्या है? वह है जहाँ पे पर कैपिटा इनकम जो है वो बहुत ही कम होता है। द पर कैपिटा इनकम वॉज वेरी लो इन इंडिया। पीपल लिव्ड अ मिजरेबल लाइफ। दे हैड टू गो विदाउट सफिशेंट फूड एंड शेल्टर। यानी इंडियन हमारे यहाँ लोगों की जो पर कैपिटा इनकम थी वो तो बहुत लो थी और जिसके कारण जो लोग थे यहाँ रहने वाले बहुत ही माइजरेबल लाइफ मीन्स कुछ कंजूसी करके बहुत हिसाब से वो चलते थे, मिसयूज़ वो नहीं करते थे और इसके कारण क्या होता था कि वो सफिशेंट फूड भी नहीं ले पाते थे और न ही बहुत ऐसे भी लोग थे जिनके लिए कोई उनके शेल्टर यानी कि आवास की भी व्यवस्था नहीं थी। ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड इंडियन इकोनॉमी वाज हैविंग अ स्टेटस ऑफ बैकवर्ड इकोनॉमी। अब बैकवर्ड इकोनॉमी क्या था? ये क्वेश्चन क्रिएट होता है कि इंडियन इकोनॉमी जो है ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के समय वो बैकवर्ड इकोनॉमी क्यों था? तो उसके कुछ रीज़न है, जैसे इंडियन एग्रीकल्चर वॉज स्टैगनेंट। स्टैगनेंट मीन्स आप लोग को बताया गया है जहाँ पे ग्रोथ रेट जो है वो बहुत धीरे धीरे होता है।
तो इंडियन एग्रीकल्चर वॉज स्टैग्नेंट, यानी वो कांस्टेंट था या फिर ग्रोथ रेट बहुत स्लो था। इंडियन इंडस्ट्रीज स्पेशली हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज वेर ruined. इंडस्ट्रियल ग्रोथ वॉज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, यानी इंडियन इंडस्ट्रीज जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज है विच इज़ ऑल्सो नोन एज नॉन फार्म एक्टिविटी विच परफॉर्म at that time performed by the farmers when there is no agriculture activity on the farm and which makes extra income for them. तो इस तरह से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है वो भी बंद होने लगी थी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो बहुत ही ना के बराबर था। ड्यू टू डिके ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर इन द इकोनॉमी वॉज वीक एंड एज अ रिजल्ट इंडिया बिकेम एन इम्पोर्टर कंट्री ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। यानी क्या हुआ कि इंडियन इंडस्ट्रीज़ की जो हालत थी वो बहुत ही ख़राब होने लगी और इंडियन इकोनॉमी जो था वो कमज़ोर होने के कारण परिणाम क्या हुआ कि जो मशीनें वगैरह थी वो भी ख़राब होने लगी और वो इंडिया क्या बन गया, इम्पोर्टर किसका बन गया, फिनिश्ड गुड्स या मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का इम्पोर्टर बन गया, जो कि इम्पोर्ट कहाँ से किया जाता था, ब्रिटेन से किया जाता था। कैपिटल फॉर्मेशन रेट वॉज वेरी little and participation of public sector was also very low. यहाँ पे जो कैपिटल फॉर्मेशन रेट था यानी जो इन्वेस्टमेंट वगैरह जो भी होता है वो बहुत, उसकी रेट बहुत ही कम थी और गवर्नमेंट का जो इन्वॉल्वमेंट था वो भी बहुत कम था। नेक्स्ट फीचर इज स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी मीन्स जैसा कि अभी आपको बताया गया स्टैग्नेंट क्या है, डैट मीन्स द इकोनॉमी वेयर the development take place, the process of development take place very slow. That means Indian economy was a stagnant economy as the growth rate of per capita income was very low. It was just 0.5% per annum. तो केवल 0.5% पर एनम था। नेक्स्ट है डिपेंडेंट इकोनॉमी। तो हम लोग डिपेंडेंट किस पे थे, एग्रीकल्चर पे थे, ठीक है, और साथ साथ में जो फूड ट्रेन्स के लिए डिपेंडेंट किस पे थे, वो फॉरेन ट्रेड पे थे। तो यहाँ पर है डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, यानी इंडियन हैंडीक्राफ्ट जो है एक तो वो समाप्त ही हो गया ब्रिटिश पीरियड के समय। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो इंडियन एग्रीकल्चर के ऊपर जो डिपेंडेंट था लोगों का, यानी नॉन फार्म एक्टिविटी जब वो बंद हो गया या वो नष्ट हो गया तो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंस जो है लोगों का वो बढ़ गया। तो और नेक्स्ट है डिपेंडेंस ऑफ इंडियन फार्मर्स एज अ रिजल्ट ऑफ पॉलिसी ऑफ कमर्शियलाइजेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडियन फार्मर्स बिकेम डिपेंडेंट ऑन ट्रेडर्स एंड मिडिलमैन। तो चूंकि जो कमर्शियलाइजेशन क्रॉप्स का हो गया जिसके कारण इंडियन फार्मर्स जो थे अब वो किसके ऊपर डिपेंड करने लगे, ट्रेडर्स के ऊपर, है ना, यानी व्यापारी वर्ग के ऊपर या फिर जो मिडिल मैन है जिसको हम मध्यस्थ कहते हैं, जो किसी भी सामान को किसी दूसरे से बेचने में मदद करता है, इसके बदले में वो कमीशन लेता है, उसे हम मिडिल मैन कहते हैं। तो उसके ऊपर वो डिपेंड रहने लगे। नेक्स्ट वन इज डिपेंडेंस ऑन फॉरेन ट्रेड। इंडिया बिकेम डिपेंडेंट ऑन फॉरेन कंट्रीज स्पेशली ऑन England for exporting its raw material and agricultural goods like cotton, tea, oilseeds, jute, tobacco, leather etc. यानी कि इंडिया जो था वो फॉरेन ट्रेड के लिए मोस्टली किस पे डिपेंड हो गया, इंग्लैंड के लिए, और वो किस किस चीज़ का एक्सपोर्टर बन गया, रॉ मटेरियल किसका, कॉटन, टी, ऑयलसीड्स, जूट, और साथ साथ में टोबैको, लेदर, यानी सभी कॉमर्शियल क्रॉप्स का ये एक्सपोर्टर बन गया। सिमिलरली इंडियाज डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैड ऑल्सो गोन अप। और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के लिए जो डिपेंडेंस था ऑन इंग्लैंड थ्रू इम्पोर्टिंग, ये भी बढ़ गया। नेक्स्ट जो है वो है डिप्लीटेड इकोनॉमी। तो डिप्लीटेड इकोनॉमी क्या है, जैसे कि आप जानते हैं इंडिया depleted economy. A depleted economy is one whose productive capacity decreases due to fall in its stock of capital goods like machine. यानी depleted economy क्या है, जो अपडेट नहीं होता है, that means where the new technology is not followed by the farmers to produce.
तो जहाँ पे जो कैपिटल गुड्स है जिसको हम मशीन वगैरह कहते हैं, उन न्यू टेक्निक का यूज़ नहीं हो पाता था, और ये इसलिए भी नहीं हो पाता था बिकॉज ऑफ द लो पर कैपिटा इनकम ऑफ फार्मर्स. During the Second World War, Indian industries worked beyond their capacity so that the requirement of war could be met. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय क्या हुआ था, इंडियन इंडस्ट्रीज जो है उसमें उसकी जो कैपेसिटी थी वो क्या है कि वो भी रिक्वायरमेंट के कारण, किस चीज़ के रिक्वायरमेंट के कारण, यानी जो युद्ध से संबंधित जो भी चीज़ें हैं बनाई जाती हैं तो उन चीज़ का निर्माण वहाँ पे किया जा रहा था, और इसलिए इंडियन इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट उसमें बढ़ी थी. दिस कॉज द मशीन्स टू बिकम यूजलेस ड्यू टू हैवी वेयर एंड टेयर, बट नो attempt was made for their replacement. This led to waste of country's physical asset. यानी कि इंडिया की जो इंडस्ट्रीज थी उसमें जो भी मशीनें थी उनका यूज़ वॉर से रिलेटेड वेपन्स बनाने के लिए बहुत अधिक मात्रा में किया गया, जिससे मशीनें ख़राब हो गई और बाद में उस मशीन को रिप्लेस भी नहीं किया गया, जिसके कारण इंडिया का जो फिज़िकल एसेट है वो भी वेस्ट हो गया. तो इस तरह से आपको जो बताया गया इंडियन इकोनॉमी की जो विशेषता थी. नेक्स्ट जो फीचर है इंडियन इकोनॉमी की लास्ट, वो है डिसइंटीग्रेटेड इकोनॉमी. इंटीग्रेशन मीन्स आप जानते हैं क्या होता है. इंटीग्रेशन मीन्स होता है इंटीग्रेशन मीन्स होता है यानी यूनिटी. तो इंटीग्रेटेड इकोनॉमी उस समय हमारे यहाँ जो था वो क्या था कि एकता का भी अभाव था, क्योंकि उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ब्रिटिशर्स ने फॉलो की थी. द ब्रिटिश रूलर्स एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल विच लेड टू द partition of the country. There were made adverse effect of partition on our economy, such as the problem of rehabilitation of millions of displaced refugees from Pakistan, disrupted of transport and communication network, loss of market for Indian goods, etc. यानी कि जिसके कारण क्या था कि हमारे देश में जो पार्टीशन हुआ उसका एडवर्स इफेक्ट, विपरीत प्रभाव हमारे यहाँ पड़ा. बहुत सारे रिफ्यूजीज जो थे वो पाकिस्तान से हमारे यहाँ आ गए शरणार्थी के रूप में, और बहुत सारे जो कम्युनिकेशन का नेटवर्क था या फिर जो मार्केट वगैरह थे सभी कुछ पाकिस्तान में चले गए, कुछ हमारे यहाँ चले गए, जिससे दोनों देशों को काफ़ी नुकसान हुआ. तो इस तरह से आप लोगों ने आज जो पढ़ा वो इंडियन इकोनॉमी के फीचर के बारे में, तो इसको अच्छे से बार बार आप देखिएगा, पढ़िएगा, सुनिएगा, समझिएगा. आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होगा. थैंक यू.